बच्चों कल हमने लिथोस्फीयर डिस्कस किया था। लिथोस्फीयर बहुत बड़ा था, उसमें इतने सारे कॉन्टिनेंट्स थे, 7 कॉन्टिनेंट्स थे, हमने डिटेल में सारे पढ़े। अभी हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर देखो, हाइड्रो मतलब वाटर और स्फीयर मीन्स मतलब पानी वाला स्फीयर, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर है। जो हाइड्रोस्फीयर है तो उसमें ये हाइड्रोस्फीयर टॉपिक में है द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ प्लैनेट है, आपको पता है? हाँ पता है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ में 71% से ज्यादा पानी है, ठीक है। अगर आप ऊपर से जब आप मून वगैरह पे जाओ और ऊपर अंतरिक्ष स्पेस से आप नीचे अर्थ को देखो तो आपको नीचे अर्थ में 71% पानी ही पानी दिखेगा, आपको ब्लू ब्लू दिखेगा। ओनली रिमेनिंग 29% ही लैंड है। तो अर्थ क्योंकि ज्यादा पानी पानी है और पानी का कलर ब्लू होता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज लैंड। मतलब अर्थ अगर देखो कोई भी चीज हम बोलते हैं तो कितनी होती है? 100% होती है। हाँ, सो 71% अर्थ क्या है? 71% अर्थ है पानी, वाटर, और रिमेनिंग 29% क्या है? तो रिमेनिंग 29% है लैंड, ठीक है। इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ, अब जो हम हाइड्रोस्फीयर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? सो हाइड्रोस्फीयर में कंप्राइजेस ऑफ रनिंग वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। मतलब ओशियंस, रिवर्स और लेक्स, मतलब ओशियंस, रिवर्स, लेक्स मतलब सागर, समुद्र, नदियां, इन सब में, ठीक है, तालाब, इन सब में जो भी पानी है वो सब हाइड्रोस्फीयर की मतलब हाइड्रोस्फीयर में ही आता है, मतलब हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। एंड इन इट्स आइस इन ग्लेशियर्स, इवन बर्फ की नदियां होती हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में ही काउंट की जाती है, क्योंकि है तो वो पानी ना, वो तो जम गया है। फिर अंडरग्राउंड वाटर, और पानी के और जमीन के अंदर जो पानी होता है, रेनी सीजन के टाइम जो जमीन के अंदर पानी भर जाता है जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो पानी भाप की तरह वाटर वेपर है वो भी एक हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? रनिंग वाटर इन ओशियंस, ओशियंस में बहता पानी, रिवर्स में, लेक्स में, आइस इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई नदियां, बर्फ की नदियां, अंडरग्राउंड वाटर और जमीन के अंदर का पानी एंड वाटर वेपर, और इवन जो भाप होती है एटमॉस्फेयर में, भाप भी वाटर वेपर, वाटर वेपर भी पानी का ही एक फॉर्म है, ठीक है। सो पानी के तीनों फॉर्म, सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस, बर्फ, लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी, और गैस, गैस मतलब वाटर वेपर, तो तीनों फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर में, अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, 97.2% वाटर इज फाउंड इन ओशियन विच इज सॉल्टी। अगर आप मानो टोटल 100% पानी है धरती पे, ठीक है, अगर आप मानो 100% पानी है, सो 100% पानी में से 97.2% तो ओशियंस में है। ओशियन का पानी बहुत खारा होता है और हमारे लिए वेस्ट है, मतलब 97.2% पानी है जमीन पे पर वो हमारे लिए काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि खारा है, वो इतना खारा होता है कि हम जो ह्यूमंस हैं उसे कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। सो जो ओशियंस का पानी हमारे लिए कंप्लीट वेस्ट है, ठीक है। सो बाकी पानी कितना बचा? तो बाकी पानी बचा ये वाला, ठीक है। ये देखो 97.2% पानी पूरा ओशियंस में, ठीक है, सागर में है, ठीक है। तो ये जो ओशियंस है ये सारा पानी 97.2% ओशियन में है। तो ओशियन के अलावा जो ये बचा, ठीक है, इतना पार्ट बचा। सो इस पार्ट में 2.77% पानी का किसमें है? आइस शीट में और ग्राउंड वाटर में है। आइस शीट का मतलब जमीन पे बर्फ के फॉर्म में, मतलब जमीन में बर्फ जम जाती है ना, मतलब हिमालयाज, एंटार्क्टिका वगैरह में, तो जमीन में बर्फ के फॉर्म में 2.77% पानी जो है वो आइस शीट के फॉर्म में है, और ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर है। मतलब फ्रेश वाटर कितना है? हमारे आपके यूज करने लायक कितना पानी है? वो है 0.03%। तो फ्रेश वाटर मतलब हमारे आपके लायक पानी जो आप सीधा पी सकते हो, वो कितना है? 0.0। देखो कितना कम पानी है,
वैसे तो देखो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है, कहा गया है कि इतना सारा पानी है कि ऊपर अंतरिक्ष से अर्थ ब्लू ब्लू दिखती है पानी की वजह से। पर किसको पता कि 97.2% तो ओशियंस में भरा हुआ है और ओशियन का पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है, हम उसे कंज्यूम ही नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते। सो बचा क्या, तो बचा आपका इतना हिस्सा बचा। देखो इतने हिस्से में से भी आपका इतना हिस्सा बचा और इतने हिस्से में से भी 2.77% पानी है वो आइस शीट बर्फ की और ग्राउंड के अंदर है। तो बाकी पीने लायक तो यही बचा ना 0.03% फ्रेश वाटर। आपको पता है ना 0.03% कितनी छोटी वैल्यू होती है पूरी दुनिया में पीने लायक पानी यूज करने या फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी कितना है 0.03% है, इतना कम पानी है पीने लायक। ठीक है, सो आप देख सकते हो कितना कम पानी है हमारे लिए और इसीलिए पानी की तंगी होती है काफी जगहों पे और इसीलिए कहा जाता है पानी को ढंग से यूज करो। ठीक है, पानी को ऐसे ही ना यूज करें। ठीक है, सो ये हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा पेज नंबर 33। ठीक है, पेज नंबर 33 पे ये हमने पूरा हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो भले हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट है, क्यों ब्लू प्लैनेट तो है वो सही है, पर ब्लू प्लैनेट है पर वो ओशियंस का मतलब ओशियंस का पानी खारा है, वो पी नहीं सकते हो। तो रहा क्या इतना सा पानी, उसमें भी खासा पानी बर्फ के फॉर्म में है। खासा पानी कहाँ है, खासा पानी जमीनों के अंदर है, वो भी यूज का नहीं। तो बचा क्या फ्रेश वाटर सिर्फ 0.03% है, उसी से ही पूरी दुनिया को यूज करना है, इसलिए हमको पानी की तंगी आती रहती है। ठीक है, अब देखें ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ओशियंस की बात की। ठीक है, सो ओशियंस की हमने बात की। सो ओशियंस देखें। ठीक है, मैंने कल आपको जो पेज दिखाया था उसमें हमने ओशियंस भी देखे थे। सो ओशियंस हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्यों, आप देख सकते हो ये सारा ओशियन ही है। ठीक है, ओशियंस हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो ओशियंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर एमसीक्यू में आए विच इज द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो आप क्या लिखोगे, ओशियंस। ओशियंस है वो मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में मतलब पानी वाले स्फीयर में, जो अर्थ का पानी वाला स्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा ओशियंस हैं। ठीक है, ओशियंस, और सबसे कम क्या है, फ्रेश वाटर, जो पीने लायक पानी है, यूज करने लायक पानी है। फ्रेश वाटर सबसे कम है और ओशियंस जो कि सॉल्टी होते हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब ओशियन वाटर है वो बहता ही रहता है। ठीक है, ओशियन वाटर बहता ही रहता है। बच्चों अभी हम ओशियंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओशियंस का मतलब सागर होता है। ठीक है, सो ओशियंस टॉपिक आपके पेज नंबर 34 पे है। सो ओशियंस, द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स, ओशियन करंट्स। ओशियंस के जो 3 मेन मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ओशियंस सागर कैसे चलता है, तो 3 तरह से चलता है। एक वेव्स, ठीक है, लहरें उठती हैं। टाइड्स भी ऐसे ही होता है। टाइड्स मतलब मून और सन की वजह से होती है, वो भी बड़ी लहरें होती हैं। ठीक है, मतलब एकदम उछलता है ना पानी, उसे टाइड्स कहते हैं। और वेव्स मतलब लहरें। ठीक है, सो एंड द ओशियन करंट्स मतलब जो सागर का वो बहना। ठीक है, सागर का बहना। तो इस तरह से द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ठीक है, सो कोई पूछे कि व्हाट आर द चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, waves, tides and ocean currents। ठीक है, the 5 major oceans are, अभी साइज के हिसाब से, मतलब जैसे अगर मैं आप भाई बहन का नाम लूं कि आप में से बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप कैसे लोगे, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। तो वैसे ही ओशियंस के नाम भी बड़े से छोटे साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से। सो सबसे बड़ा है 5 मेजर ओशियंस में से सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, और उसके बाद है द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन साइज के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद आता है द इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आता है द साउदर्न ओशियन, और 5वें नंबर पे आता है द आर्कटिक ओशियन। ठीक है, सो 5 मेजर ओशियंस हैं। 5 जो मेजर ओशियंस है, सागर हैं पूरी दुनिया के। सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन साइज के हिसाब से। ठीक है,
इसके बाद द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे, अभी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, पर मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो निकाल के रखी है, मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। आप चाहो तो एक बार ही आप आपकी टेक्स्ट में ओशियंस वाला टॉपिक है पेज 34, वो आप रीड कर लेना। मैंने मेन पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। सबसे पहले पैसिफिक ओशन के बारे में। सो जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है सबसे लार्जेस्ट ओशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि साइज के हिसाब से लिखे हुए हैं ओशियंस। सबसे पहले पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक। PAISA, पैसा, ठीक है, पैसा। देखो इसको याद करना हो तो पैसा, पैसा मतलब पैसिफिक, ए मतलब अटलांटिक, ये इंडियन, ये एस से हमारा है साउदर्न ओशन और ए है आर्कटिक ओशन, ठीक है। अगर आप इनको सीक्वेंस में, ओशियंस को सीक्वेंस में याद करना चाह रहे हो, सो पैसा, ठीक है। पैसा, पे मतलब पैसिफिक, पी मतलब पैसिफिक ओशन, ए मतलब अटलांटिक ओशन, आई मतलब इंडियन ओशन, एस मतलब साउदर्न ओशन और ए मतलब आर्कटिक ओशन, ठीक है। सो इस तरह से आप सीक्वेंस में ओशंस को याद कर सकते हो, पैसा, ठीक है। अच्छा, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन होता है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन और उसने अर्थ का 1/3 हिस्सा, खाली पैसिफिक ओशन ही है, हमारे पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा सिर्फ हमारा पैसिफिक ओशन ही है। और इट इज सर्कुलर इन शेप। इसकी शेप क्या है? सर्कुलर, ठीक है। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. जो अर्थ का सबसे गहरा हिस्सा जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, और वो कहाँ आई? वो भी पैसिफिक ओशन में। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। अगर कोई एमसीक्यू है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है कि मरियाना ट्रेंच क्या है। सो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ओशन में ही है ये, ठीक है। मरियाना ट्रेंच कहाँ आई? पैसिफिक ओशन में ही आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, अभी हमारा दूसरा ओशन देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले देखा पैसिफिक ओशन, अब हम देखेंगे अटलांटिक ओशन, ठीक है। सो अटलांटिक ओशन है दूसरे नंबर सबसे बड़ा ओशन है अर्थ का। सो अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता ही है, हमने याद किया है। पी पैसिफिक, फिर ए अटलांटिक। अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और इसका शेप कैसा है? इट इज एस शेप्ड। इसका शेप कैसा है? एस शेप्ड है, एस, ठीक है। इट इज एस शेप्ड। इट इज इरेगुलर इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। ये इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? इंडेंटेड का मतलब कट्स होते हैं। कट्स मतलब भाई ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे थोड़े से ऐसे कट्स वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे। सो इससे क्या होता है? पानी मतलब ऐसे अच्छे से फ्लो होता है और इसमें मतलब बोट्स वगैरह चलती हैं, ठीक है। सो बोट्स, शिप्स, ठीक है। अंदर वो कहते हैं ना सबमरीन्स, वो सब, ठीक है। सो अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। इट्स इरेगुलर इंडेंटेड कोस्टलाइन। कोस्टलाइन मतलब ये जो इसकी जो समुद्र तट, ठीक है, कोस्टलाइन है वो समुद्र तट है। प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हार्बर्स का मतलब क्या होता है? HARBOURS। हार्बर्स मतलब जो समुद्र के बाजू में जहाँ पे शिप्स वगैरह रोकते हैं ना, वो शिप्स वगैरह नहीं रखते हैं। हार्बर शिप्स वगैरह नहीं रखी होती हैं समुद्र के बाजू में जगह, उसे हार्बर कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन बहुत अच्छा है। अटलांटिक ओशन मतलब शिप्स वगैरह वहां से पास होती है, शिप्स वहां पे रुकती भी हैं थोड़ा टाइम। अटलांटिक ओशन बहुत सेफ है और वो कॉमर्स मतलब कमर्शियल मतलब कमाई के हिसाब से, ठीक है, चीजों के ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, चीजों को यहाँ से वहां ले जाने के हिसाब से अटलांटिक ओशन बेस्ट है, ठीक है। सो इट्स इरेगुलर एंड इंडेंट। ये ना गिव रीजन में आता है, अगर कभी कोई बड़ा एग्जाम हो ना, मतलब जैसे कि 2-3 मार्क्स वाला, सो इस तरह आता है कि भाई इट इज इरेगुलर इंडेंटेड कोस्टलाइन। इसकी इरेगुलर इंडेंटेड कोस्टलाइन मतलब इसकी जो समुद्र की लहरें, ठीक है। सो इसकी लहरें ये नेचुरल हार्बर्स मतलब यहाँ के शिप्स वगैरह रुकती हैं
और पोर्ट्स भी हैं, बंदरगाह, पोर्ट्स मतलब भाई वो जहाँ पे वो भी उसका मतलब भी वही हुआ। इट इज द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सी है? बिजिएस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है कॉमर्स के हिसाब से, ठीक है। कॉमर्स मतलब कमाई के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ देखो, हमने सबसे पहले पैसिफिक ओशन डिस्कस किया। ये हमने पैसिफिक ओशन के बारे में सारा लिखा है, ये सब हमने पैसिफिक ओशन के बारे में लिखा, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये सारी लाइनें मैंने पैसिफिक ओशन के बारे में लिखी। अब ये सारी लाइनें मैं लिख रही हूँ अटलांटिक ओशन के बारे में, ठीक है। ये सारी लाइनें हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन की सबसे अच्छी बात क्या है? ये इंडेंटेड है और यहाँ पे हार्बर हैं, पोर्ट्स हैं, और ये कॉमर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब ट्रेडिंग वगैरह चीजें लाना खरीदना बेचना उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन ओशन के बारे में, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक है इंडियन ओशन के बारे में, ठीक है। ये इंडियन ओशन के बारे में है। द इंडियन ओशन इज शेप इज ट्रायंगुलर। इसकी कैसी शेप है इंडियन ओशन की? ट्रायंगुलर। ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर से है। हमारे इंडिया के ऊपर से इसका नाम है इंडियन ओशन। ये एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट, किसी कॉन्टिनेंट का नाम किसी कंट्री के ऊपर नहीं है। इंडियन ओशन ऐसा ओशन है, सॉरी, एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर है। द इंडियन ओशन शेप इज ट्रायंगुलर। जो इंडियन ओशन का शेप है वो कैसा है? ट्रायंगुलर है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं इंडियन ओशन के बारे में? इसका शेप है ट्रायंगुलर। इन नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। इंडियन ओशन के नॉर्थ में क्या है? एशिया है। इसके वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है अफ्रीका, और ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। इसके ईस्ट में क्या है? इसके ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। द साउदर्न ओशन एनसर्कल्स एंटार्क्टिका। और जो साउदर्न ओशन है पूरा एंटार्क्टिका को, अच्छा अभी हम साउदर्न ओशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ओशन के बारे में सिर्फ ये 2 लाइनें थी, अब हम साउदर्न ओशन के बारे में पढ़ेंगे। साउदर्न ओशन पूरा बर्फीला होता है क्योंकि वो एंटार्क्टिका को एनक्लोज किया हुआ, ठीक है। साउदर्न ओशन एनसर्कल्स एंटार्क्टिका, ठीक है। फिर लास्ट वाला आर्कटिक ओशन, 5वें नंबर वाला जो सबसे छोटा है। सो आर्कटिक ओशन के बारे में देखेंगे। आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन किससे जुड़ा हुआ है? पैसिफिक ओशन से। आर्कटिक ओशन किससे जुड़ा हुआ है? पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। किससे? बेरिंग स्ट्रेट, BERRING, बेरिंग स्ट्रेट। ये 1 मार्क में आ सकता है MCQ में। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे बेरिंग, ठीक है, एक नाम है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेट मतलब वो स्ट्रेट जो होता है पानी, मतलब नदी, रिवर, ऐसा कुछ भी जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, मतलब 2 वाटर बॉडीज को, 2 ओशंस को जोड़ने वाली एक नदी, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जब दो नदियां या 2 ओशंस या कोई भी 2 पानी वाली चीजें एक पानी वाली चीज से मतलब कनेक्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। और जो आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। कौन सी स्ट्रेट से? बेरिंग स्ट्रेट। आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत ही MCQ के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से किससे जुड़ा हुआ है? बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और साउदर्न ओशन एंटार्क्टिका को एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से हमने ओशन स्टार्ट लिया। ये पैसिफिक ओशन के बारे में लाइन थी, अटलांटिक ओशन के बारे में इतना था, इंडियन ओशन के बारे में सिर्फ 2 लाइनें हैं, ठीक है। और साउदर्न ओशन के बारे में 1 ही लाइन है, और आर्कटिक ओशन के बारे में 1 लाइन। और आपकी NCERT में पेज नंबर 34 पे और 34-35 पे दोनों में ओशंस के बारे में है। मैंने कुछ मतलब अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस की है, तो आप थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। आपको लगे कि हम ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पूरा रीड कर लेना। मैंने आपको मेन पॉइंट्स लिखाई हैं और मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। अभी हम अर्थ का तीसरा स्फीयर जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पहले हमने लिथोस्फीयर कल पढ़ा, पूरा लिथोस्फीयर पढ़ लिया। अभी हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा। हाइड्रोस्फीयर तो बहुत छोटा सा था भाई, पानी वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस वाला पार्ट। अभी हम अर्थ का गैसेस वाला पार्ट पढ़ेंगे।
बच्चों अभी हम देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने आर्कटिक ओशन देखा लास्ट। अभी एटमॉस्फेयर जो अर्थ का दूसरा लेयर है। सो एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर देखो हर चीज, जैसे ओशंस थे कितने थे, 5 थे, कॉन्टिनेंट्स कितने थे, 7। तो एटमॉस्फेयर भी लेयर्स में होता है, एटमॉस्फेयर भी लेयर है, एक के ऊपर एक। तो एटमॉस्फेयर के टोटल कितने लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर टोटल 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के। सबसे नीचे जो सबसे मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर क्या है, एयर, जो हमारे चारों तरफ एयर है। सो थोड़ी नीचे जो है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ऐसे। सबसे नीचे कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, जो आपको थोड़ा पता लगता है कि है। ठीक है, वातावरण में हवा महसूस होती है, वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर उसके नीचे ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊंचा है मेसोस्फेयर, और उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो इस तरह से ये लेयर्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा। ठीक है, हवा, ब्लैंकेट ऑफ एयर मतलब हवा की चादर। हवा की चादर मतलब इतनी एरिया जो हवा, मतलब पूरा वातावरण ही हवा है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, ठीक है, जो आपको महसूस हो रहा है, वो क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कितने लेयर, 5 लेयर्स। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे। ठीक है, इस तरह से एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हवा। ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, द अर्थ इज surrounded by a layer of gas called atmosphere। मतलब ये लेयर ऑफ गैस उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, लेयर ऑफ गैस उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेयर ऑफ गैस को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट में एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, हवा होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसी से ही हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इसी एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस है, और वही हम सांस लेने में ऑक्सीजन यूज करते हैं। इसके बाद इसी जो यही एटमॉस्फेयर है, इसमें एक और ओजोन गैस है, OZONE। ये ओजोन गैस भी हमको जो किरणें हैं सूर्य की, बहुत ही खतरनाक किरणें हैं, उनसे बचाती हैं। ठीक है, सो ये लेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये हमें सांस भी लेने में मदद करता है। ठीक है, सो इसके यूजेस क्या हैं, इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर ठीक है, हमें सांस लेने में मदद करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन। ठीक है, अच्छा, ये मतलब हमें सन से भी बचाता है और हमें सांस लेने में मदद करता है। जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितनी हाइट है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये सारा एटमॉस्फेयर, इसकी हाइट है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो द एटमॉस्फेयर extends up to a
height of about 1600 किलोमीटर, ठीक है। एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंड किया हुआ है। और एटमॉस्फेयर कितने लेयर्स से में डिवाइडेड है? 5 लेयर्स, ठीक है। मैंने ये नाम लिखे हैं, ये 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के, ठीक है। पहला लेयर्स, ये 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ऊपर कौन सा लेयर है? एक्सोस्फेयर, उससे नीचे थर्मोस्फेयर, उससे नीचे मेसोस्फेयर, उससे नीचे स्ट्रेटोस्फेयर और सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर। मतलब आप और हम जो हवा महसूस करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर वाली हवा महसूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब हवा, तो हवा में क्या क्या है? तो आप याद रखना, आपको ये चीज बहुत काम आएगी। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और उसके साथ थोड़ी सी बाकी भी गैसेस हैं, पर नाइट्रोजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है। कितना? 78%। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है। और जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है 21%, और जो बाकी जितना परसेंट बचा वो अदर गैसेस हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन 78% है। फिर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 21% है। और अदर गैसेस कौन सी अदर गैसेस हैं? अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन and others comprise 1%, ठीक है। सो नाइट्रोजन 78%, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस हैं वो 1% है, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है वो तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग में इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन हम सांस लेने में मदद करती है। नाइट्रोजन किस में मदद करती है? नाइट्रोजन ग्रोथ में मदद करती है, हमारे ग्रोथ में मदद करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को गर्म रखती है, गर्माहट देती है। देखो तीनों गैसेस का इंपॉर्टेंस मैं आपको ऐसे ही बोल देती हूँ, मैं वो लिख नहीं रही हूँ। नाइट्रोजन किस में मदद करती है? ग्रोथ, हमारी ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग में, ठीक है, सांस लेने में। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वो हमारे वातावरण को गर्माहट, वार्मथ देती है, ठीक है, जो आप सहन कर पाओ। आपको जो थोड़ी गर्माहट मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मिलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ आपको यूजेस ऐसे ही मुंह से बता दी, मैं फिर से बता रही हूँ। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? ब्रीदिंग के लिए। नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड टू कीप अवर अर्थ वार्म, WARM, वार्म मतलब गर्माहट। और दूसरा ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ में भी कार्बन डाइऑक्साइड मदद करती है, ठीक है। पर आपको अभी आपने देखा कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर देखो, पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। डेंसिटी मतलब साइज के हिसाब से इसका जो माप है वो बदलता रहता है, ठीक है भाई। समझो यहाँ जैसे अर्थ के नजदीक नाइट्रोजन ज्यादा गैस है, फिर थोड़ा ऊपर तो वो बदलती रहेगी मात्रा, ठीक है। मतलब आप जितना ऊपर जाओगे गैसेस में अदला बदली होगी भाई। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन कितनी है? 21% है, पर आप समझो थोड़ा ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ मतलब समझो पहाड़ वगैरह चढ़ने जाओ, पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, तो आप जैसे जैसे ऊंचे जाओगे आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता जाता है आप जैसे ऊपर होते जाते हो। वैसे अर्थ में ऑक्सीजन कितनी है? 21%, पर जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, आप चढ़ाई करते हो, तो आपको ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है। सो ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसीलिए यही कारण है जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक रखते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, वो लोग अपने पीछे ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं, चढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके उन्हें ऑक्सीजन कम पड़ेगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर उनको ऑक्सीजन टैंक नहीं होगा तो उनकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो इसीलिए हमेशा जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिख लेते हैं हम, क्या, द क्लाइंबर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स मतलब माउंटेन क्लाइंबर्स। द क्लाइंबर्स कैरी with them oxygen cylinders, carry with them the oxygen cylinders। ठीक है, वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं। कैरी with them the oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes, to be able to breathe at हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब ऊंचाई पे सांस ले पाए, इसलिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ठीक है, सो वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठंडी बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। ठीक है, सो द क्लाइंबर्स कैरी विद देम द ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पे सांस लेने के लिए जो ये क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, तो और एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी हर अलग जगह अलग होता है। जैसे आप माउंटेन एरियाज में जाओ, ठीक है, आप हिमालय वगैरह वहां उस साइड घूमने जाओ तो वहां ठंड हवा अलग होगी, वहां सब कुछ अलग। आप फिर गुजरात साइड आओ, यहाँ हवा अलग होगी। ठीक है, कहते हैं ना हवा अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो ऐसे ही होता है, कहीं किसी एरिया में हाई प्रेशर होता है हवा का, किसी एरिया में लो प्रेशर होता है। और हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कभी हम कहते हैं ना ठंडी हवा आई, कि यहाँ से आप जब टेम्परेचर क्लाइमेट में पढ़ते हो, वातावरण के बारे में न्यूज वगैरह देखते हो, तो कहते हैं ना यहाँ से ये हवा चलती हुई यहाँ से यहाँ आई। तो हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से। सो एयर मूव्स from high pressure to low pressure। ठीक है, हवा कैसे चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और मूविंग एयर इज नोन एज विंड। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। मतलब विंड किसे कहते हैं, विंड तो मूविंग एयर। ठीक है, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं, पवन। ठीक है, सो चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। और एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया फ्लो करती है, हवा चलती है। ठीक है, सो ये हमारा एटमॉस्फेयर था, इट वॉज वेरी इजी। अब इसके बाद हम करेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मतलब ये यहाँ जिंदगी है, बायोस्फेयर में लाइफ है। बायोस्फेयर को द डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, लाइफ वाला स्फेयर, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जीते हैं। सो बायोस्फेयर एक सब। बायोस्फेयर किससे बना है, इन तीनों स्फेयर्स की मदद से ही बना है। अगर ये तीनों स्फेयर नहीं होते तो बायोस्फेयर नहीं होता। तो अभी हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। मिटाओ। बच्चों अभी हम लास्ट स्फेयर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बायोस्फेयर। ठीक है, सो बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर बायोस्फेयर को डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। डोमेन मतलब अर्थ का एक वो हिस्सा जिसमें लाइफ है। ठीक है, जिसमें जिंदगी है, वो है बायोस्फेयर। ठीक है, और ये बायोस्फेयर तभी बना है, कैसे बना है, जमीन
पानी और हवा से, मतलब बाकी के 3 स्फीयर्स की वजह से ही बायोस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है इसमें। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या है, पानी, एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा, लिथोस्फीयर में क्या है, जमीन। पर ये एक ऐसा स्फीयर है जिसमें लाइफ है, जिंदगी है। ठीक है, इसमें आप पेड़ हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे भी तो जीते हैं ना, वो भी सांस तो लेते हैं, हम कहते नहीं है पौधा मर गया। ठीक है, सो पेड़ पौधे और ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स, एनिमल्स, ठीक है, सब इसी में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सब, मैं आप, हम सब किसका हिस्सा है, हम हैं बायोस्फीयर का हिस्सा। ठीक है, सो आर लिंक टू एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। ठीक है, जीने के लिए हम लोग किस पे निर्भर हैं, हम लोग सर्वाइवल मतलब जीने के लिए हम लोग किससे जुड़े हुए हैं, बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स 2 में डिवाइड किए जाते हैं। ये आप आगे भी पढ़ोगे, आगे स्टैंडर्ड्स में डिटेल में पढ़ोगे। द ऑर्गेनिजम्स मतलब प्राणी। द ऑर्गेनिजम्स in biosphere are divided into 1 the plant kingdom और 2nd the animal kingdom। ठीक है, सो हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो मतलब ये तीनों डोमेन्स, इसके अलावा जो जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, उनका होना भी बायोस्फीयर को अफेक्ट करता है। जैसे अगर पानी की तंगी हो जाए, मतलब हाइड्रोस्फीयर में प्रॉब्लम हो जाए, तो किसको प्रॉब्लम होगी, बायोस्फीयर को भी प्रॉब्लम होगी। लैंड, समझो जमीन की कमी हो जाए, जमीन की कमी मतलब जमीन भाई खराब होती जाए, जमीन ही ना बचे तो किसको कमी होगी, हमको, बायोस्फीयर को। ठीक है, तो ये तीनों स्फीयर कहीं ना कहीं बायोस्फीयर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और मतलब देखो, जैसे अगर आप पेड़ बहुत काट रहे हो, ठीक है, आपको पेड़ काटते हो, आप एग्रीकल्चर के लिए काट रहे हो या बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो पेड़ काट रहे हो, तो उससे अर्थ को फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर अर्थ को एक आता है, उससे भी मतलब बायोस्फीयर को एक चीज से फर्क पड़ता है। कभी कोई सुनामी आती है, मतलब पानी, बाढ़ आती है, तो भी बायोस्फीयर को किसी भी स्फीयर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा बायोस्फीयर को फर्क पड़ता है। बायोस्फीयर को फर्क पड़ा मतलब हमको फर्क पड़ा। ठीक है, और हमारा जो अभी बायोस्फीयर है वो पॉल्यूट हो रहा है। पॉल्यूट मतलब हमारी हवा दूषित हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज से धुआं है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। ठीक है, तो हम मतलब इंडस्ट्री से जो धुआं चलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं उठता है, थर्मल पावर प्लांट्स मतलब जो गर्मी देते हैं, मतलब जो प्लांट्स गर्मी पे चलते हैं वो इन सारी, और व्हीकल्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज, ठीक है। एमिशन मतलब निकलना, धुआं निकलना, इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से और व्हीकल से जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को क्या कर देता है, दूषित, वातावरण को पॉल्यूट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट लेड टू इंक्रीज इन
दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड धुआं, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, इसका क्वांटिटी बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? तो आपको हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोस्फीयर में ग्लेशियर के फॉर्म में पानी है, तो वो सारा पिघलता जा रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में गर्माहट बढ़ गई है, और इसकी वजह से कभी भी कुछ भी हो जाता है। कभी सर्दी के मौसम में मतलब गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड इन एटमॉस्फेयर, सो दिस हैज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। इससे हमारे जो सारे बर्फ है वो पिघल रही है चारों तरफ, और एटमॉस्फेयर में गर्माहट बढ़ रही है। सो ये तकलीफ वाली बात है, ठीक है। सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में CO2 भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोलते हैं। लेट्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल, लेट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कब होती है? ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी तकलीफ है, मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की। और वो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें हर चीज माप में यूज करनी चाहिए। हमें व्हीकल्स वगैरह कम यूज करने चाहिए। वातावरण को हमें पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। व्हीकल्स वगैरह में हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर मेंटेन रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि चारों लेयर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो अर्थ के चारों स्फीयर्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो विद दिस हमने एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर, जिसका नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, का एक्सप्लेनेशन पूरा किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 5 पूरा किया, उसकी एक्सरसाइजेस भी देख लेंगे, ठीक है। सो प्लीज रीड द होल चैप्टर। आप पूरा चैप्टर अच्छे से देख लेना। आपने जो समझा एक बार रीड करोगे वो आपको और अच्छे से आएगा, ठीक है। राइट ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली, अच्छे से लिखिएगा एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।